dear students. Good morning all of you. And I hope all of you are fine and healthy at your home and doing your studies on regular basis. Students, in our early videos we complete the third chapter of part first, that is drainage pattern, and in that chapter we read about the rivers, and today we will start lesson 9 of part first, that is सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सन से जो रेडिएशन हमें मिलती है, सन से जो हीट मिलती है, अर्थ पर आती है, किस तरह वो वर्क करती है और किस तरह से वो टेम्परेचर को इफेक्ट करती है अर्थ सरफेस पर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन मीन्स हिंदी में इसे सौर विकिरण कहा जाता है। जो सन है उसकी जो रेज है अपने साथ में जो एनर्जी वो लेके आ रही है, उसे रेडिएंट एनर्जी, जो सन की रेज हीट और एनर्जी लेके आ रही है, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय सन। जो सन हमें अपनी रेज दे रहा है उसके साथ में एनर्जी एंड हीट आ रही है, दैट इज रेडिएंट एनर्जी। एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन सूर्यता। सूर्यता द क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की जो क्वांटिटी है उसे ही इंसोलेशन कहा जाता है। मतलब सोलर रेडिएंट का ही एक लार्ज फॉर्म है इंसोलेशन। ये कंबाइनली सोलर रेडिएशन कंबाइनली कहलाती है इंसोलेशन। बेटा एज यू नो कि अर्थ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज द सन रेज। जो सन है इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है लार्जेस्ट वो सन ही है। सन से आने वाली जो रेज हैं उसी से एनर्जी मिलती है अर्थ सरफेस पर। सो टेम्परेचर सन का 6000 डिग्री सेल्सियस है। एंड अगर डिस्टेंस की बात करें अर्थ एंड सन की, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर। सो यानी कि जो सन है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी सन की जो रेज है उससे एनर्जी मिलती है अर्थ पर। डिफरेंट क्रिएचर्स को, एटमॉस्फेयर को, प्लांट्स को, सबको जो एनर्जी है वो सन से मिलती है। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, जो सन से रेज आती है सोलर रेडिएशन, उनको 2 टाइप से यूज होता है अर्थ पर। एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हमें पता है कि CO2 एंड सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सो फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बायोकेमिकल एनर्जी में। बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि जब प्लांट ने अपना खाना बनाया तभी उसकी ग्रोथ हुई है, तभी उसकी ब्रांचेस की ग्रोथ हुई है, तभी फ्रूट लगे हैं उस पर। तो बायोकेमिकल एनर्जी में बदल गई है सोलर एनर्जी। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? सोलर रेडिएशन। सो एक तो प्लांट्स ने यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस, एंड एक पार्ट है अर्थ सरफेस पर आता है, एंड एक सोलर रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस पर आती है एंड एटमॉस्फेयर में भी जाती है। जितनी ज्यादा हीट होगी सोलर रेडिएशन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। मतलब जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसकी वजह से हो रहा है? सोलर रेडिएशन की वजह से। वो रेज जो सन से और अर्थ पर पहुंच रही है वो है सोलर रेडिएशन, और उसकी वजह से कुछ सोलर रेडिएशन का पोर्शन है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, कुछ सरफेस पर आता है। सरफेस पर फिर हीट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो हीट है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीट एंड अनदर वन इज लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट मतलब जो हीट हमें फील होती है, जिसमें सेंस होती है। सपोज कोई भी मटेरियल है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, जब उस पर हीट पड़ेगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सपैंड हो जाएंगे। सो टेम्परेचर पर, एक मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड है। मतलब जैसे हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो दूर जाने लगेंगे, एक्सपेंशन होगा, दैट इज द सेंसिबल हीट। अनदर वन इज लेटेंट हीट, मीन्स वो हीट जो हमें फील नहीं हो रही है बट हीट है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया है कि ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें हीट जनरेट होती हुई नजर नहीं आती। जब हमें टेम्परेचर हो जाता है, फीवर होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है यहाँ से, तब हमें वो हीट है वो फील होती है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर
टेम्परेचर में जो लेटेंट जो हीट है वो हमें फील नहीं हो रही है। अब लेटेंट हीट जो है वो कैसे वर्क करती है? सो लेटेंट हीट में जब एरिया को हम एक्सपैंड करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, एरिया डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो अपोजिट रिलेशन है इनमें, एरिया में एंड लेटेंट हीट में। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ हीट। इज द अनदर एग्जांपल ऑफ लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, दैट इज जब वाटर बॉडी पर अर्थ की रेज पड़ती है, रेडिएशन पड़ रही है, सोलर रेडिएशन, सो लेटेंट हीट है यहाँ पर वाटर बॉडी में, लेटेंट हीट है नॉर्मल, जब वो ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये सेंसिबल हीट यानी जो फील होने लग गई सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हुआ है तो इवोपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेटेंट हीट से जब वो सेंसिबल हीट बनी है तो इवोपोरेशन होने लगा है, वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर्स बनने के बाद में कंडेंसेशन होगा। सो कंडेंसेशन यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, दैट इज लेटेंट हीट। अभी कंडेंसेशन है तो लेटेंट हीट है, और जब प्रेसिपिटेशन होगा और वो अर्थ सरफेस पर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सरफेस हीट में। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग लेटेंट हीट टू सेंसिबल हीट। सो अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट एक जगह से दूसरी जगह कितने फॉर्म में ट्रांसफर होती है, दैट इज 4। फर्स्ट वन इज रेडिएशन, देन कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड देन एडवेक्शन। सो फर्स्ट वी डिस्कस द रेडिएशन। So radiation means warm due to heat wave directly। जो हीट वेव्स हैं उससे कोई मटेरियल डायरेक्टली वार्म हो रहा है, डायरेक्टली बिना किसी प्रोसेसिंग के डायरेक्टली जो हीट वेव्स हैं वो पड़ रही है उस मटेरियल पर और वो उसमें हीट की वजह से वो वार्म हो रहा है वो मटेरियल, दैट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन में मूवमेंट होती है, रेडिएशन में वेव्स की, वो 2 टाइप से होती है। सो वेव लेंथ कहा जाता है जब ये रेज इस तरीके से चलती हैं। सो ये जो पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, इन दोनों का जो पॉइंट का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एरिया है उसे वेव लेंथ कहा जाता है। अब वेव लेंथ जितनी बड़ी होगी, वेव लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब हमारे पास में डिस्टेंस ये है, अगर मैं कहूँ वेव लेंथ इतनी है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई 1 बार और 2 बार, और अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएंगी। मतलब एरिया उतना ही है लेकिन अब वेवलेंथ छोटी चल रही है तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 2 ही फ्रीक्वेंसी में कवर हो गया और यहाँ से आपको 5 से 6 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन गई। सो क्या है, वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, आपकी वेव्स जितनी बड़ी हो रही हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिपीट होना बार बार, वो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और अगर वेवलेंथ आपकी शॉर्ट है, छोटी है, तो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। अब रेडिएशन डिफरेंट फॉर्म में होती है, रेज, एक्स रेज, वाई रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स। सो ये सारी हीट वेव्स हैं, हीट वेव्स के नाम है, इनका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं है बुक में। सो दिस इज द रेडिएशन। रेडिएशन से भी हीट आती है, हीट ट्रांसफर हो रही है, रेडिएशन डायरेक्ट रेज पड़ रही है एंड कोई भी मटेरियल है वो गर्म हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी समझा दिया। देयर इज वन फैक्ट अबाउट द रेडिएशन। रेडिएशन जो सन से और अर्थ पर आ रही है वो हीट नहीं करती है, एटमॉस्फेयर को वो ज्यादा वार्म नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी जो वेव्स की लेंथ है वो शॉर्ट है, शॉर्ट वेव है, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट नहीं दे पाती है सन से जो रेज आ रही है। और इसके अपोजिट में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, मींस जो रेज अर्थ टू सन जा रही हैं, सन की रेज अर्थ पर आई है, फिर अर्थ की जो अर्थ पर आने के बाद में वो वापस से रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो लॉन्ग वेव्स बनती है, इसलिए एटमॉस्फेयर को वो गर्म कर देती हैं। यानी कि सन से जो रेज आ रही है ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, सन से जो रेज आ रही है वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाती है, डायरेक्ट सरफेस पर आ गई है, लेकिन सरफेस से जो वेव्स जा रही है सन पर वापस स्पेस में, वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। और जो लोअर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो ज्यादा गर्म है, क्योंकि अर्थ सरफेस से जब हीट वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके, तो जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको गर्म कर रही है, क्योंकि वहां पर जो वेव्स हैं वो कैसी है, लॉन्ग वेव्स। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव। सेकेंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। अभी हमने रेडिएशन पढ़ा था। सो कंडक्शन में क्या होता है, जब हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर के 2 मटेरियल डिफरेंट टेम्परेचर के एक साथ में लेके आएंगे तो हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। कहाँ से कहाँ होएगा,
जो मटेरियल में ज्यादा हीट है, जिस मटेरियल में ज्यादा हीट है वहां से ट्रांसफर होगा हीट का कौन से मटेरियल में जहां पर कम हीट है, और ये ट्रांसफर हीट का तब तक होता रहेगा जब तक दोनों मटेरियल का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। एक बार दोबारा देखिए, दो मटेरियल है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है एंड इसका टेम्परेचर कम है। सो यहां से हीट ट्रांसफर होगी इसमें, और ये हीट ट्रांसफर जब तक होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इस ट्रांसफर ऑफ हीट को कहा जाता है कंडक्शन। सो दिस इज कंडक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल में ही हीट का ट्रांसफर कर पाते हैं, सॉलिड मटेरियल में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सो कन्वेक्शन कैसे जनरेट होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। लिक्विड एंड गैसियस जो मटेरियल है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले एयर का, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। सो इस तरह से वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, एंड अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है यहाँ पर लो प्रेशर है तो वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है। दीज आर कॉल्ड द कन्वेक्शनल मूवमेंट। ये कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही वाटर में भी कन्वेक्शनल हीट जब जनरेट होती है तो मूवमेंट होती है वाटर में भी मॉलिक्यूल्स की इस तरह से। दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मूवमेंट। सो कन्वेक्शन मूवमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड द फोर्थ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज एडवेक्शन। जैसे कन्वेक्शन में वर्टिकली मूवमेंट होता था मॉलिक्यूल्स में, ऐसे ही एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टली, एंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टली। तो गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल में जब हॉरिजॉन्टली मॉलिक्यूल्स का हीट जनरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, दैट इज द एडवेक्शन। एंड कन्वेक्शन जब मॉलिक्यूल्स हैं वो वर्टिकली हीट जनरेट करते हैं, उनकी मूवमेंट वर्टिकली होती है, दैट इज द कन्वेक्शन। So I hope all of you understand the methods of heat transfer. There are four methods. First one is radiation, then conduction, then convection, then advection. Now we will move to the next topic, that is heat budget. Heat budget is important because जो अर्थ पर सन से हीट आ रही है उसको कैसे मैनेज करते हैं अर्थ सरफेस पर, कैसे वो कितना परसेंट यूटिलाइजेशन उसका। सन से जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उनका, 35 तो रिफ्लेक्ट हो गई हैं एंड 65 जो यूनिट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ सरफेस ने। सो 35 जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, रिफ्लेक्ट होकर के 4 यूनिट्स अर्थ सरफेस पर आ गई एंड 31 यूनिट एटमॉस्फेयर में चली गई रिफ्लेक्ट होकर के वापस, और 31 में से भी 4 यूनिट है वो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है वहां पर चली गई, एंड 27 यूनिट्स क्लाउड्स में चली गई। दोबारा देखिए, जो सन से हीट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के 31% तो एटमॉस्फेयर में रह जाती है एंड 4% रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ सरफेस पर ही रह जाती है। रिफ्लेक्ट हुई है, एब्जॉर्ब नहीं करी अर्थ ने, रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ सरफेस पर आई है एंड 31 एटमॉस्फेयर में चली गई। उसमें से एटमॉस्फेयर में भी 4 तो ले ली डस्ट पार्टिकल ने, 4 यूनिट्स, एंड 27 यूनिट्स क्लाउड्स के पास चली गई। तो ये तो रिफ्लेक्शन से जो एडजस्ट हुई है हीट यूनिट वो है। उसके बाद में एब्जॉर्ब भी करी है, मतलब 35 तो वापस लौटा दिया अर्थ ने और 65 है वो एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में 18% करी है एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब। ये अर्थ है, इसके बाहर ये एटमॉस्फेयर है, तो एब्जॉर्ब 18 जो यूनिट थी वो किसने करी है, एटमॉस्फेयर ने। एंड अर्थ जो सरफेस था, ये अर्थ सरफेस, इसने 47 यूनिट एब्जॉर्ब करी। अब एब्जॉर्ब इसने कर ली है, अब कितनी यूनिट बच गई है अर्थ सरफेस पर, 47 यूनिट बची है। अब इस 47 यूनिट्स को कैसे मैनेज करेगा अर्थ सरफेस, देखते हैं। अब 47 यूनिट्स हीट की जो एब्जॉर्ब करी थी अर्थ ने उसको रिलीज कर देगा अर्थ, वापस लौटा देगा। तो किस फॉर्म में जाएंगे वो यूनिट्स, सबसे पहले तो रेडिएशन विंडो, जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस है उसमें चली गई 5% अर्थ स्पेस से उसने रिलीज कर दी। सो अर्थ सरफेस से स्पेस में चली गई 5 यूनिट्स हीट की।
उसके बाद में इवोपरेशन में यूज हो गई 23। इवोपरेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसमें हीट की 23% यूनिट है वो यूज हो गई। उसके बाद में लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ स्पेस से जा रहा है, सो अर्थ सरफेस से जा रहा है सन के पास में वापस, लॉन्ग वेव रेडिएशन 15 यूनिट हीट की वहां पर चली गई। एंड जो कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है, एक मटेरियल है वो गर्म हो रहा है दूसरे मटेरियल की हीट की वजह से, कंडक्शन जो प्रोसेस चल रहा है उसमें 4 यूनिट हीट है वो यूटिलाइज हो रहा है। सो दिस इज हाउ द अर्थ रिलीज द हीट। अर्थ कितना परसेंट कहां पर रिलीज कर रही है हीट को जो सन से मिल रही है उसको, दिस इज द वे ऑफ दैट। इंसुलेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को, मतलब सन से जो रेज आ रही हैं उन पर किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज, कि सन रेज हैं वो किस डायरेक्शन से आ रही है, किस एरिया को हीट कर रही हैं। सो अगर डायरेक्ट पड़ रही है सन रेज, डायरेक्ट आ रही है, तो वो एक छोटे एरिया को, एक स्मॉल एरिया को इम्पैक्ट डालेगी, वहां पर हीट आएगी। सिर्फ यहाँ पर हीट आ रही है, स्ट्रेट जो स्ट्रेट रेज हैं उन्हीं की हीट आ रही है एक छोटे से एरिया में, तो इस एरिया को ये वार्म कर पाएंगी। जबकि जो स्लैंटिंग वेव्स होती हैं वो लार्ज एरिया कवर करती है। अगर वेव्स स्लैंट हो गई हैं तो वो एक ज्यादा एरिया को वार्म करेगी इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट रेज। सेकेंड फैक्टर दैट इफेक्ट द इंसुलेशन इज थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थिकनेस भी इफेक्ट डालती है कि इंसुलेशन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, किस एरिया में कम हो रहा है। अगर हम इक्वेटर की बात करें, सपोज दिस इज एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज अर्थ, सो दैट इज इक्वेटर। अगर इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर थिन है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो हमें थिन मिलेगी। सो आइसोलेशन यहाँ पर हो रहा है, तो रेज को सिर्फ इतना एरिया ये कवर कर रही है, एक थिन एरिया, तो यहाँ पर इंसुलेशन प्रोसेस है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोल्स। यहाँ पर पोल्स हैं, अब पोल्स पर पहुंचने के लिए स्लांटिंग रेज यहाँ पर पड़ रही है। सो इसको इतना एरिया, इतना सारा थिकनेस कवर करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का। सो ये थिकनेस होने की वजह से यहाँ पर इंसुलेशन की प्रोसेस है वो कम होगी और यहाँ पर ये एरिया है वो कम हीटेड होगा इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर थिन था एटमॉस्फेयर का लेयर एंड यहाँ पर थिक हो रहा है क्योंकि वो इतना सारा एरिया कवर कर रही है रेज, क्योंकि ये स्लांटिंग है। सो पोल्स पर कम होगा इंसुलेशन जबकि इक्वेटर पर ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द इंसुलेशन इज इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जस्ट बिकॉज हमें पता है कि डस्ट पार्टिकल से, क्लाउड से मिलकर के बना है हमारा एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें होती हैं। अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है या क्लाउड ज्यादा है या डस्ट पार्टिकल ज्यादा है तो ये आइसोलेशन को या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे या वापस भेज देंगे, रिफ्लेक्ट या स्कैटर कर देंगे। सो अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड, डस्ट पार्टिकल और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर आइसोलेशन कम होगा, सूर्य की किरणें कम पहुंच पाएगी हमारे अर्थ पर। और अगर क्लाउड नहीं है या डस्ट पार्टिकल भी नहीं है तो सन है वो आइसोलेशन ज्यादा होगा। और आप देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, सो सन है वो इनविजिबल हो जाता है, सन की रेस पहुंच नहीं पाती है, तो आइसोलेशन उस टाइम पर कम होता है। या क्लाउड होते तो भी हमें सन नहीं दिखता, हमें सन की रेस हमारे अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पाती है। और ह्यूमिडिटी जब होती है तो भी जो अर्थ का जो आइसोलेशन होता है वो बहुत ही कम होता है अर्थ सरफेस पर। सो दीज आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द आइसोलेशन। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं या स्कैटर कर देते हैं इंसुलेशन को। नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द इंसुलेशन इज लैंड एंड वाटर। बेटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि अगर हम कंपैरेटिवली लें लैंड एंड वाटर को, तो जो जल्दी इनमें से जो जल्दी वार्म होगा वो है लैंड, क्योंकि लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट है वो 5 टाइम्स ज्यादा है वाटर से। यानी एक लैंड का अगर हम एक स्मॉल पार्ट लें और उसको 1 डिग्री टेम्परेचर उसका हम इंक्रीज करना चाहें तो वो वाटर से 5 टाइम्स जल्दी हो जाएगा। 5 टाइम्स है इसकी स्पेसिफिक हीट इससे। सो अगर इंसुलेशन लैंड पर ज्यादा होगा क्योंकि ये जल्दी वार्म होता है, जल्दी कूल हो जाता है, लेकिन वाटर है वहां पर जो वाटर बॉडीज है वहां पर इंसुलेशन है वो कम होता है, इंसुलेशन लैंड पर ज्यादा होता है।
नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डे एंड ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। लेंथ है डे की कि दिन कितना लंबा है और उसमें भी सनशाइन सूरज कितनी देर तक वहां पर है। ये चीजें भी डिपेंड करती है इंसोलेशन पर। मींस अगर हम समर और विंटर की बात करें तो समर्स में जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि विंटर्स में डेज शॉर्ट होते हैं। तो इंसोलेशन समर में ज्यादा होगा, विंटर में कम होगा। दूसरा, सनशाइन समर में ज्यादा होती है और विंटर में बहुत कम, कभी धूप आ रही है, कभी हमें सूरज नहीं दिख रहा है। सो विंटर में सनशाइन कम होता है, इसलिए इंसोलेशन की प्रोसेस कम होती है। एंड समर में सनशाइन लंबे टाइम तक चलता है, दैट इज व्हाई वहां पर इंसोलेशन ज्यादा होता है समर में। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप ऑफ लैंड भी इंपैक्ट डालता है इंसोलेशन पर। सपोज स्लोप यू है, सो अगर सन रेज के बिल्कुल सामने है स्लोप तो यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा होगा, और अगर लीवार्ड साइड में पीछे की साइड स्लोप है तो यहाँ तक पहुंचने में यहाँ पर इंसोलेशन की प्रोसेस है वो कम होगी, और ये वाला जो एरिया ये जल्दी वार्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू लीवार्ड साइड। जो पीछे जो स्लोप है इसके कंपैरिजन में ये एरिया गर्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि ये पीछे की साइड लीवार्ड साइड में है। सो स्लोप भी इंपैक्ट डालता है कि इंसोलेशन की प्रोसेस कैसे होगी। And the distance from the sun also affect the insolation. How it is? 3rd जनवरी को सबसे पास में होता है सन। 3rd जनवरी को अर्थ सबसे पास होती है सन के, दैट इज 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, एंड इसको बोला जाता है फेरिहेलियन। दिस इज कॉल्ड द फेरिहेलियन। 3rd जनवरी को जब सन के बिल्कुल पास होती है अर्थ, मतलब सन के पास होती है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज्यादा पास नहीं जा सकती है सन के अर्थ। सो सबसे ज्यादा पास में है, तो यहाँ पर इंसोलेशन इस टाइम पर ज्यादा होगा क्योंकि पास है। जबकि 4 जुलाई को 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर अवे होती है, सबसे ज्यादा दूर, इससे ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती अर्थ। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है दूर जाने का, एंड ये मैक्सिमम पॉइंट है सन के पास में रहने का। सो यहाँ पर जब इस प्रोसेस को बोला जाता है एपीहीलियन। एपीहीलियन में आइसोलेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम होगा क्योंकि बहुत दूर जा चुकी है, और यहाँ पर पेरिहीलियन में प्रोसेस आइसोलेशन का ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है। सो 3rd जनवरी को, दिस वन 3rd जनवरी को 4th जुलाई के कंपैरिजन में 6.6 आइसोलेशन, जो 6.6 इंसोलेशन है वो ज्यादा गेट करती है। अर्थ की जो सन की जो हीट है वो 6.6% ज्यादा पड़ती है। कब? 3rd जनवरी को। This is how distance from the sun affect the insolation process. Students, this is all for today's session. I hope all of you understand. If you have NCERT book, just read the chapter from your book, and those who haven't, please revise the chapter with the help of the given notes. I hope all of you do your work regularly. So best of luck for your studies.